नमस्कार दोस्तों, आज से हम सोल्व करेंगे एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर। एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि 29 जनवरी 2023 को हुआ था। अच्छा, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में टीजीटी और पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी आने वाली है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी चंडीगढ़ के एसएससी के हों या फिर रेगुलर भर्ती के हों, टीजीटी पीजीटी मैथ्स के पेपर हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। वहां से एनालाइज करना है कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा एरिया डोमिनेटिंग है। ओके, तो इसके बाद हम करने वाले हैं जो 2019 में पेपर हुआ था एसएससी का। फिर इसके बाद जो रेगुलर भर्ती आई थी 2015 में, वहां पे टीजीटी मैथ का पेपर हुआ था। जो 2015 में टीजीटी मैथ का पेपर हुआ था, वो भी हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज दिस z फंक्शन such that these are the given constraints has अनबाउंडेड सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो पहले तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कौन कौन से सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू और या फिर मिनिमम वैल्यू पक्का होगी। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये है। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। और इनफिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला। अनबाउंडेड का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, इनको एक बार लिखो, ध्यान से देखो। जो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x1 माइनस एक्स टू प्लस 5x3 इज इक्वल टू 40। और जो थर्ड है उसमें क्या है, 3x1 प्लस एक्स टू प्लस 2x3 इज इक्वल टू 30। इनको ऐड किया, ये तो कैंसिल हो गया। तो 5x1 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 70। अच्छा, इसमें से किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x3 की टर्म्स में 70 माइनस 7x3 अपॉन 5, दोनों के नीचे 5 लगा दिया तो कैंसिल किया, तो 14 माइनस 7 अपॉन 5x3। ये तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। अब एक काम करो, पहली और तीसरी में से किसी एक इक्वेशन में से हम x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि x3 की टर्म्स में आएगी। ये हमारे पास x3 की टर्म्स में हमने वैल्यू निकाल ली है x1 की। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू भी x3 की टर्म्स में ही निकालते हैं अभी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम x2 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 40 सॉरी 40 नहीं, x2 को दूसरी तरफ भेजना और 40 को इस तरफ लेके आना है। तो क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस 5x3 माइनस 40। यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू थी x3 की टर्म्स में, जो ये निकाली, तो ये रखो, ये 2 इंटू 14 माइनस 7 अपॉन 5x3 प्लस 5x3 माइनस 40। अच्छा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस 14 अपॉन 5x3 प्लस 5x3 माइनस 40। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, -12। इन दोनों को सोल्व किया, एलसीएम लेके सोल्व किया तो आ जाएगा 25 माइनस 14 दैट इज 11 बटे में 5x3। ये वैल्यू आई हमारे पास x2 की, x3 की टर्म्स में, और x1 की वैल्यू भी हमारे पास x3 की टर्म्स में थी। अब जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन में सॉरी सेकंड इक्वेशन में हम ये दोनों चीजें पुट कर देते हैं। इक्वेशन ये इनइक्वालिटी है x1 प्लस 2x2। एक बार मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज ग्रेटर देन 22। चलिए x1 की वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू कितनी थी, 14 माइनस ये 14 माइनस 7 अपॉन 5x3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 की वैल्यू कितनी थी, -12 प्लस 11 अपॉन 5x3 -3x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। हमने क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली
किसकी टर्म्स में निकाल ली, x3 की टर्म्स में। अब जो हमने x1 x2 की वैल्यू निकाल ली, अब हम उसको सेकंड कंस्ट्रेंट्स में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास ये पड़ा। अच्छा, इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो 14 माइनस 7/5 x3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -24 प्लस 22/5 x3 -3 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। अच्छा, इनको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, -14, सॉरी -10। सोल्व करने के बाद कितना आएगा, -10। अच्छा, अब इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों को सोल्व करते हैं, बेस सेम है तो डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएंगे ऊपर बड़े। तो कितना बचेगा, 15/5 x3। अब लास्ट में क्या बचा, -3 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। अब इसको कैंसिल किया, 3x3 बचा। 3x3 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो -10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। तो लास्ट में एक कंडीशन बची। तो क्या ये ट्रू है, नहीं है। हम x1 x2 x3 कोई मर्जी वैल्यू लें, कोई भी सोल्यूशन आएगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पहली और तीसरी को, वो दूसरी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने चेक भी किया भाई, ठीक है। जो कि एब्सोल्यूट कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, z ये दे रखा है 10x प्लस 15y। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, कंडीशंस दे रखी है। लेकिन ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे ना, और पहला ऑप्शन है 8, 8, 10, मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की। दूसरा ऑप्शन है 6, 1, तीसरा है 6, 10, चौथा है 8, 8। तो हम इनको ड्रॉ क्यों करें, इनको प्लॉट करना ही नहीं है, इन कंडीशंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं चारों पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 10 × 8 प्लस 15 × 10, ये कितना हो जाएगा, 150, और 80 कितना हो जाएगा, ये हो गया 230। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6,1, x की जगह 6 रखा, z इज इक्वल टू 10 × 6 प्लस 15 × 1। अच्छा, ये तो 60, ये तो 75 ही बना। थर्ड पे देखो, z इज इक्वल टू 6 × 10 प्लस 15 × 10, ये कितना हो गया, 150, और ये हो गया 60। टोटल कितना हो गया, 210। अच्छा, इस पे चेक कर लेते हैं आप। 10 × 8 प्लस 15 × 8, 15 × 8 = 120, और प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई, तो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी, 10। तो ये तो डायरेक्ट भी हो गया क्वेश्चन, इसमें हमें ये कंस्ट्रेंट्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द iteration of simplex method, if zi minus ci is greater than equal to 0 for all I, then the initial basic feasible solution is। जब भी हम किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं तो zi माइनस सी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन जरूरी होती है सिंप्लेक्स मेथड में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये किसकी कंडीशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, मतलब वहां से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एलपीपी इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल कैन बी सोल्व्ड बाय यूजिंग विच मेथड, सिंप्लेक्स मेथड हो या फिर ग्राफिकल हो, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड हो, या फिर कोई और। जब भी हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात आएगी तो कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा, इक्वल का निशान होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल का निशान होगा, ठीक है। ऐसी एलपीपी को हम दो तरीकों से सोल्व करते हैं। दो तरीके कौन से, एक तो टू फेज सिंप्लेक्स मेथड है, और दूसरा है हमारे पास बिग एम मेथड। अब इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, केवल ये ऑप्शन दे रखा है। तो ये टू फेज सिंप्लेक्स मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्टिमैलिटी ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज चेक बाय
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, रो मिनिमा मेथड, वैम मेथड, मोदी मेथड। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज करते हैं? हम तरीके यूज करते हैं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट मेथड यूज करते हैं, रो मिनिमा मेथड यूज करते हैं, और वैम मेथड यूज करते हैं। ये किसके लिए है? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इसने बात किसकी की है? ऑप्टिमैलिटी की। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम मोदी मेथड यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n is a natural number and n raised to power 5 is odd, then which of the following is not true? अच्छा, एक बात ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी ओड नंबर की कोई पावर करते हैं, कोई भी पावर रेज करो, ओड नंबर की पावर रेज करते हैं तो वो ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, अब ये ओड नंबर हमें पता चल गया, तो इसका बेस भी क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला? अगर ये ओड दे रखा है n रेज टू पावर 5, ये ओड कब होगा? जब इसका बेस क्या है? बेस क्या है इसका? n, मतलब n ओड होगा, मतलब बेस ओड होगा, तभी ये पावर ओड आएगी। अब n की कोई मर्जी पावर को, n की पावर 1 करेंगे, n की पावर 2 करेंगे, n की पावर 3, n की पावर 4, ये सारे के सारे ओड नंबर आएंगे। लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? n ओड होगा, ये तो ठीक है बात। n की पावर 3 भी ओड होगा, लेकिन n की पावर 4 इवन होगा, ये बात गलत है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आई बात समझ? तो ओड नंबर की कोई भी पावर रेज करेंगे तो वो भी कैसा होगा? ओड नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 3 रेज़ टू पावर 16 व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म? जब इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कितने डिजिट आएंगे? तो इसको करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं तो डिजिट्स निकालने का तरीका क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log n to the base 10 plus 1 where n is equal to 3 raised to power 16। n की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो वैल्यू रख देते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है 10, 3 raised to power 16 plus 1। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, इसको सोल्व किया तो ये log वाली प्रॉपर्टी लगाई तो 16 तो आगे ले आए हम, 16 इंटू log ऑफ बेस 10 टू द 3 प्लस 1। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.4771, इसकी वैल्यू ये होती है प्लस 1। अच्छा, जब इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट कुछ आया। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 7 होगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मतलब इसकी जो ये एक्सपेंशन थी, डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें कितने डिजिट होंगे? 8 डिजिट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट m and n are whole numbers if m raised to power n is 121। होल नंबर्स है m, ये दे रखा है n raised to power m raised to power n 121 दे रखा है, m raised to power, then we have to find the value of n raised to power m is what? अच्छा, ये किसका स्क्वायर है? ये तो 11 का स्क्वायर है, 121। यहाँ पे m की जगह कितना हो गया? 11, और n की जगह कितना हो गया? 2। दोनों को कंपेयर किया। अब हमें चाहिए क्या? इसका उल्टा निकालना है, मतलब 2 रेज टू पावर m निकालना है। तो 2 रेज टू पावर 11 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, 2 रेज टू पावर 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये हमें पता है कितना होता है। 1024 के 2 से गुणा कर दो तो 2048 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग 2005, 2005 को डिवाइड करने वाले प्राइम फैक्टर्स बताने, हमें प्राइम नंबर से बताने। 2005 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 401। लेकिन 401 तो प्राइम नंबर है, 401 कैसा है?
प्राइम नंबर। ये कैसे पता किया? अच्छा, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लेते हैं। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 400। और 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। अब जो इसके फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, ये अगर हुए तो 20 से छोटे होंगे। 20 से छोटे प्राइम नंबर्स, 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो केवल ये नंबर होंगे जो इसको भाग करते होंगे। अगर इनमें से किसी ने भी इसको भाग नहीं किया तो ये प्राइम नंबर होगा। ये बात समझ आई? तो इसको चेक करोगे तो ये किसी भी नंबर से भाग नहीं होता, तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो 2005 के कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए? 2। कितने हो गए? 2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एंटरप्राइज। अच्छा, इसमें ये देख लेते हैं कि रिपीटिशन किस किस की हो रही है। ई को देखो, यहाँ पे ई एक बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया, 3 बार। तो ई कितनी बार आया? 3 बार। और एन को देखोगे, एन तो एक ही बार है। टी को देखोगे, टी भी एक ही बार है। आर को देखो, 2 बार आया है। तो आर कितनी बार आया है? 2 बार। बाकी सारे लेटर्स एक एक बार है। अच्छा, इनको चेक करोगे काउंटिंग में चेक किए तो कितने हैं टोटल लेटर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सारे के सारे लेटर्स देखा 10 हैं। अच्छा, हमें करना क्या है? इन्हीं को अरेंज करना है। इन्हीं को क्या करना है? अरेंज करने का तरीका कितना? 10 फैक्टोरियल। 10 लेटर्स हैं और 10 के 10 को ही अरेंज करना है, तो 10 फैक्टोरियल तरीके हमारे पास। लेकिन उनमें से रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीट कौन सा हो रहा है? ई कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। आर भी रिपीट हुआ। आर कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसको 2 फैक्टोरियल से भाग कर दिया। अब इसको जो सोल्व करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। 10 फैक्टोरियल को खोला, हम 3 तक खोल लेते हैं। 10 गुना 9 गुना 8, 7, 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल। बटे में क्या है? 3 फैक्टोरियल, गुणा में 2 फैक्टोरियल को खोला हमने। ये इसको कैंसिल किया तो ये आ गया। अच्छा, इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, इनकी गुणा करो, ये कितना आया? 10। और एक 10 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा उसके पीछे 2 जीरो तो आएंगी। ऑप्शन चेक करो एक बार। अब 3 ऑप्शन में है 2 जीरो, तो मतलब यहाँ से बस पहला ऑप्शन कटा। चलिए अब गुणा करके देख लेते हैं। और एक और चीज देखो, इनके यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो तो अलग निकाल देंगे हम। बाकी जो बचा ये था 3024 गुणा में 100, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। ऐसे इसको लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। ऐसे इसको 100 करके लिखेंगे इनटू में, यहाँ से जीरो हटा के, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। तो हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं बस इनका, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा? 9 72। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 7 42। इनके गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। तो यूनिट डिजिट 4 कौन से ऑप्शन में है? पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। साथ में पीछे 2 जीरो होनी चाहिए, तो ये इसमें तो 8 है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th। 3 cubes whose diagonals are this are melted to form a new cube। कहता है कि 3 क्यूब है हमारे पास जिनके डायगोनल्स दे रखे हैं, उनको मेल्ट करके एक नया क्यूब बना दिया, उसके डायगोनल बताना क्या होगा। चलिए देखते हैं एक बार। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई क्यूब दे रखा है, क्यूब की साइड है, साइड ऑफ क्यूब दे रखी है, अगर ये a यूनिट्स है तो इसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल क्या हो जाएगा? a√3। अब हमारे क्वेश्चन में 3 क्यूब दे रखे हैं, तीनों के डायगोनल्स क्या है? पहले का है 6√3, फिर 8√3 और 10√3। तो यहाँ से साइड क्या होगी? साइड देखो इसकी, इसकी साइड क्या हो जाएगी? 6। सेकंड साइड कितनी हो जाएगी? 8। और थर्ड क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी? 10। दोनों को कंपेयर किया यहाँ से। चलिए साइड तो आ गई। अच्छा, इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं अब। हमें चाहिए क्या? हमें डायगोनल निकालना है। हमें निकालना क्या है? डायगोनल निकालना है।
अच्छा एक काम करते हैं, इस इन तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया है, तो इनका वॉल्यूम देख लेते हैं कितना आएगा तीनों का जोड़ के। तो इसका वॉल्यूम देखा हमने, इसका कितना आएगा 6 क्यूब, और इसका कितना आएगा 8 क्यूब, और इसका कितना आया 10 क्यूब। ये किसके इक्वल आएगा? जो नया क्यूब होगा उसकी साइड हम कुछ और मान लेते हैं, मान लिया बी साइड है उसकी, बी क्यूब के बराबर आ जाएगा उसका वॉल्यूम। चलिए अच्छा एक काम करो, हमें चाहिए क्या, b√3 चाहिए हमें कुल मिला के, मतलब हमें b चाहिए यहाँ से। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कितना आएगा 216, ये कितना आएगा 8×64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8×32, 3 48, 512, ये आया 512 प्लस ये कितना हो जाएगा 1000। अच्छा तीनों को जोड़ते हैं, ये देखोगे आप 700 ये हो गया, 500 और 200 700, 16 और 12 28, तो ये हो गया 1728 हो गया बी क्यूब। अच्छा ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें चाहिए क्या था, डायगोनल, अगर साइड 12 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन सोल्विंग अ क्वाड्रेटिक ओ द फॉर्म, इस फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहा था, वन स्टूडेंट टुक रॉन्ग वैल्यू ऑफ ए एंड गेट द रूट एज 6 and 2, while another student took the wrong value of b and got the root as 6 and 1. What are the correct values of a and b? करेक्ट वैल्यूज बतानी है। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है एक्स स्क्र, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो फर्स्ट बच्चा है उसने ए की वैल्यू को गलत रख दिया, मतलब बी की वैल्यू क्या है उसकी ठीक है, और उसने उसके रूट क्या आए 6 और 2 आए, रूट कितने आए 6 और 2। यहाँ पे ए की वैल्यू रोंग है, ए की वैल्यू क्या है रोंग, और बी की वैल्यू क्या है करेक्ट है इस केस में। तो यहां से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल निकाल, सॉरी रूट ऑफ प्रोडक्ट निकालो, रूट ऑफ प्रोडक्ट्स तो क्या आ जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा b/1। अच्छा इनकी प्रोडक्ट करो तो 12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहां से हमें ये रखना है। लेकिन जब दूसरा बच्चा सोल्व कर रहा था, तो दूसरे बच्चे ने जो रूट निकाले वो क्या निकाले 6 और 1। अब की बार क्या बोला कि b की वैल्यू गलत आएगी लेकिन a की वैल्यू ठीक होगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। इससे सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x that is a upon coefficient of x square that is 1 which is equal to sum of roots, सम कर दो इनका, that is a की वैल्यू कितनी आ गई -7 और b की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, -7 और 12, that is ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर द आइलर फाई फंक्शन द वैल्यू ऑफ फाई 12 इज, इसकी वैल्यू निकालनी है फाई 12 की। पहले काम करते हैं 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं, फाई 12 बताना में। अच्छा 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻² इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा हो, कैसा, n इज इक्वल टू प्राइम की पावर a हो इंटू इस प्राइम की पावर b हो इंटू इस प्राइम की पावर c हो इंटू एंड सो ऑन, तो इस n का आइलर फाई फंक्शन का क्या होगा, फाई n कितना होगा, तो n इंटू 1-1/p, 1-1/q, 1-1/r एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा फाई 12 निकालना है तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 12, तो हो जाएगा 12 गुना में, इसमें प्राइम कौन कौन सा यूज हुआ 2 और 3, मतलब p की वैल्यू कितनी होगी 2 और q की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 1-1/2 इंटू 1-1/3। तो 12 ऐसे कैसा, अच्छा इसको माइनस करो तो 1/2, इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल किया तो 4, तो कितना आ जाएगा 5/12 कितना आ गया 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 डिफाइंड बाय t of x y z इज इक्वल टू, इस तरीके से, देन वी हैव टू फाइंड द रैंक नलिटी एंड ऑफ द दिस ट्रांसफॉर्मेशन।
अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस यूज करके हम इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालते हैं। जो मैट्रिक्स ए है तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करते हो, टी ऑफ 100 पे वैल्यू निकाल ली तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट पे पहले कंपोनेंट का जोड़ कर दो 1, सेकंड और थर्ड का जोड़ करोगे 0, फर्स्ट और थर्ड का जोड़ करोगे तो 1, तो इसकी इमेज तो ये आई। जो स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट ये है 1010, इसकी इमेज देखो चेक करो, पहले दो को ऐड किया तो 1, दूसरे दो को ऐड किया तो 1, और लास्ट और फर्स्ट को ऐड किया तो 0। अब जो तीसरा एलिमेंट है स्टैंडर्ड बेसिस का 001, R3 की स्टैंडर्ड बेसिस थी, हमने इन्हीं की इमेज निकाल ली। इमेज निकालने पर चेक किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट की इमेज 0 और 1 आ जाएगी। पहले इनको जोड़ा 0 आया, फिर इनको जोड़ा 1 आया, फिर पहले और तीसरे को जोड़ा कितना आ गया 1। अच्छा जब हमारे पास दोनों तरफ R3 है, स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, इसको डायरेक्ट कॉलम्स की फॉर्म में लिख दो। मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 0 1 1 0 1 1। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स बना दी। ऐसे भी बना सकते हो, या फिर कॉलम की फॉर्म में लिखना चाहो तो कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 और 0 1 1। हमने कॉलम की फॉर्म में इसको लिख लिया। इसका डिटरमिनेंट चेक करो, अगर ये डिटरमिनेंट 0 हुआ तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। वही ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक होगा तो नलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं एक बार। एक्सपेंड करो फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो यहाँ पे 1, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो 1 -1 1 इन -0 दैट इज 1 -0 -1। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो इसको 1 इंटू, इसको कैंसिल किया, इसको हटाया तो बच गया 1 इंटू 1 दैट इज 1 -0, फिर -1, इसको हटाया, इसको हटाया तो 0 -1, तो कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 2, जो कि नॉन जीरो आया। मतलब ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, मतलब इसका रैंक कितना है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसका रैंक भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नलिटी कितनी होगी, 0। रैंक देख लो 3 कौन से में, तो केवल ऑप्शन डी है जिसमें रैंक 3 है और नलिटी 0 है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Let G be a finite group contains an element of even order, then which of the following is true? कहते कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप G है और उसके अंदर कोई एलिमेंट A है जिसका ऑर्डर इवन है, ऑर्डर क्या है, इवन, तो हम ग्रुप ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ G के बारे में क्या कह सकते हैं, वो इवन होगा, ओड होगा, प्राइम होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। अच्छा अब हमें पता है कि लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। अब ए का ऑर्डर इवन है और ऑर्डर ऑफ ए जी को डिवाइड करता है, तो जी का ऑर्डर भी क्या होगा, इवन होगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा ए का ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, exactly half of the elements in any even order subgroup of S5 must be even permutation। नेक्स्ट है any abelian subgroup of S5 is trivial। अच्छा S5 के अंदर तो ये एलिमेंट भी होगा 1,2 टाइप का, अगर इससे हम एक सब ग्रुप इसका जनरेट करवाते हैं तो ये एबिलियन भी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा एबिलियन, लेकिन उसने क्या बोला कि ये ट्रिवियल होगा, लेकिन हमें हमारे पास क्या मिल गया, हमें नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप भी मिल गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप S5 ऑफ ऑर्डर 6। S5 के अंदर 6 ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा। अच्छा इसको देखें, अगर S5 के अंदर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा तो इसके अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिलना चाहिए। S5 के अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिलना चाहिए, और उसने बोला साइक्लिक होगा जिससे वो जनरेट होगा।
लेकिन S5 के अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, तो साइक्लिक सब ग्रुप कैसे होगा? तो ये भी कैंसिल होगा। देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 7। मान लिया इसका एक कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 7 है। साइक्लिक सब ग्रुप है, मान लिया इसका G, जिसका ऑर्डर कितना है, 7 है। अब ये 7 ऑर्डर है, तो इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा A जिसका ऑर्डर भी क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि ग्रुप कैसा, सब ग्रुप कैसा है, ये साइक्लिक है। अब ये 7 किसको डिवाइड करेगा, S5 के ऑर्डर को। S5 का ऑर्डर कितना है, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, जो कि डिवाइड नहीं करता, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते थे कि S5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है 7 ऑर्डर का, तो साइक्लिक सब ग्रुप कैसे आएगा? ठीक है, तो लास्ट वाली तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी ट्रू होगी। Exactly half of the elements in even order subgroup of S5 must be even per motives। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एन आइडियल M not equal to R in a ring is a maximal ideal of R। अच्छा, ये मैक्सिमल आइडियल दे रखा है, मतलब इसके अलावा कोई भी आइडियल आएगा, अगर M और R के बीच में कोई भी आइडियल आया, मान लिया कोई P आइडियल आया, वो या तो M के इक्वल होना पड़ेगा या फिर वो R के इक्वल होगा, इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, मतलब M से बड़ा कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। आगे क्या बोला, U इज एन आइडियल ऑफ द रिंग R एंड M इज अ सबसेट ऑफ U सबसेट ऑफ R। तो बस इसने क्या किया, P की मैंने P माना था इधर, इसने U मान लिया। कहता है कि M इज अ सबसेट ऑफ U इज अ सबसेट ऑफ R, और U कोई आइडियल है इस रिंग का, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? अभी बताया था मैंने कि M से बड़ा कोई आइडियल नहीं हो सकता, या तो इस U को M के बराबर ही होना पड़ेगा या फिर U को R के बराबर होना पड़ेगा, तो यही पॉसिबिलिटी है अगर M मैक्सिमल आइडियल है इस रिंग का। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन को देखोगे तो आइदर M इज इक्वल टू U और U इज इक्वल टू R, तो केवल यही कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वी हैव टू फाइंड द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो एक काम करते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 1 माइनस लैम्डा अगेन 0 0 0 0 माइनस लैम्डा। हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 माइनस लैम्डा इंटू इनका डिटरमिनेंट, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अच्छा, यहाँ से या तो लैम्डा इक्वल टू 0 होगा या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी। इसको सोल्व किया तो क्या बनेगा, इसको सोल्व करने के बाद 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से लैम्डा को कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, लैम्डा की वैल्यू 0 और 2, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आएगी, 0 0 2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, 1 माइनस 1 0 1 नहीं, 0 और 2, केवल ये आइगन वैल्यू आई है इसकी, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। लेट V इज इक्वल टू दिस सबसेट ऑफ R20 एंड सो ऑन। इसने इसकी डायमेंशन पूछी है V की, तो हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं। अच्छा, ये 4 टर्म यहाँ पे, 5 टर्म है यहाँ पे, कौन कौन सी, पहली कंस्ट्रेंट्स क्या है, x1 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x5 विच इज इक्वल टू x7 विच इज इक्वल टू x9। यहाँ पर ये 5 वेरिएबल इक्वल दे रखे हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें से एक चूज कर लूं तो सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें केवल एक चूज करना है, वन, ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी कंडीशन है, x2 प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8 प्लस x10, यहां से देखो हमारे पास कितने चूज करने की जरूरत है। अगर मैं यहां से x2 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगी, x4 माइनस x4 माइनस x6 माइनस x8 माइनस x10। यहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आएंगे, 1 2 3 4, इनकी वैल्यू हम फ्रीली चूज कर सकते हैं, लेकिन
ये x2 इन पे डिपेंड करता है, तो 4 यहां से आएंगे। अब एलिमेंट देखो किसका है, ये R20 का एलिमेंट है। R20 के एलिमेंट्स में से मतलब ये 20 टप्पल्स हैं, 20 टप्पल्स में से हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताने हैं, कितने चूज करने हैं। अच्छा इसमें देखो x1 x2 x3 ऐसे x20 तक ये एलिमेंट्स थे। अच्छा इन ये 5 एलिमेंट इक्वल दे रखे हैं, 5 एलिमेंट इक्वल है, तो एक डायमेंशन तो यहां से डिड्यूस हो जाएगी, और यहां से देखा हमने x2 की वैल्यू निकाल ली, तो 4 डायमेंशन यहां से हो जाएगी, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बाकी जो बच गए, बचे कौन से, 11 के बाद x11 x12 से लेकर x20 तक, ये तो हम इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट्स दे ही नहीं रखा इनके ऊपर। तो ये 10 डायमेंशन यहां से आएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 10 यहां पे हो गए, 4 यहां पे और एक यहां पे, तो इस v की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 15। लेकिन ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो ये 2 3 4 5 दे रखा है। अगर ये R10 का एलिमेंट बोलता तब डायमेंशन 5 आती इसकी। अब R20 का बोल रखा है तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 15 आनी चाहिए। तो ऑप्शन इसके गलत हैं, या फिर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ओके, तो मेन काम क्या था इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही सिलेक्ट करने थे हमें, कितने होंगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक इक्वेशन दे रखी है ये, अच्छा हैज वन रूट नो रूट टू इक्वल रूट्स, तो हमें बताना है कि रूट होंगे या नहीं होंगे। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। अच्छा एक चीज बताओ, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कब डिफाइंड होगी, जब ये नॉन जीरो होगा, मतलब x की वैल्यू 1 के इक्वल तो नहीं हो सकती। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम टर्म्स हैं, सेम साइन है, अपोजिट इक्वल साइन के अपोजिट साइड में दोनों। तो यहां से हमें क्या मिला, x इक्वल टू वन, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो कोई भी रूट नहीं है इसका, फिर तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। ध्यान से देखोगे जो ऊपर वाले नंबर हैं वो तो ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स की मल्टीप्लाई है, तो मतलब ऊपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, वन जो nth टर्म आएगी टी एन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन टू n माइनस वन। और नीचे वालों को ध्यान से देखोगे nth टर्म क्या आएगी, 3 के मल्टीपल ही तो है, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू अप टू कहां तक, 3n तक। चलिए अच्छा ऊपर वालों की प्रोडक्ट करते हैं, तो ये तो हमारे पास रिजल्ट भी है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये तो रिजल्ट भी है डायरेक्ट हमारे पास। ये किसके इक्वल होता है, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये तो +1 की क्लास में मिल जाएगा। अच्छा नीचे वालों को देखो, नीचे वालों की प्रोडक्ट 3 के मल्टीपल है, यहाँ से सब में से 3 3 कॉमन लेंगे, इस पहले वाले 3 को लिखा 3 इंटू 1, दूसरे वाले को लिखा 3 इंटू 2, तीसरे वाले को लिखा हमने 3 इंटू 3 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते गए 3 इंटू n। सब में से 3 अलग ले लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 3, सब में से 3, 3 की पावर n बाहर आया, बचा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक बचा। तो कुल मिला के ये बचा 3 रेज़्ड टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो हम नीचे वाले की जगह ये यूज करेंगे अब। चलिए ऊपर वाले की जगह क्या आया, nth टर्म हमारे पास बनी 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और नीचे वाले की जगह क्या आया, अभी देखा था हमने 3 रेज़्ड टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, तो नीचे वाले की जगह हमने लिख दिया 3 रेज़्ड टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ से देखोगे तो n फैक्टोरियल 2 बार है। अच्छा ये तो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको ध्यान से देखोगे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, इसको अलग कर दो दोनों n को, और जो ये बचा इसको लिख दिया 1 अपॉन 6 रेज़्ड टू पावर n। ये तो कुछ ऐसा नहीं हो गया, ये तो एनसीआर 2 NCR, आर की जगह हमारे पास n है यहाँ पे, 2 NCN इंटू 1 अपॉन x रेज़्ड टू पावर n, या फिर ऐसे मत लिखो इसको, इसको लिखो x रेज़्ड टू पावर n, ये nth टर्म है। अच्छा ये तो बायनोमियल थ्योरम के nth टर्म है, ये तो कौन से की, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n की nth टर्म है ये तो, जहां पर x की जगह क्या है 1/6 है, x की जगह क्या है 1/6, लेकिन हमें तो सम किसका निकालना है, इसका सम निकालना है, n टेंड्स टू 1 टू इंफिनिटी, n 0 से इंफिनिटी तक है, इसका सम निकालना है। इसका सम निकालोगे तो सम क्या आता है इसका, 1 अपॉन रूट 1 माइनस 4x आता है।
इसका सम ये आता है। x की जगह कितना रखना है, 1/6। 1/6 रखोगे तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, 1/√1 माइनस 4/6, कैंसिल किया 2/3, एलसीएम लिया 3 माइनस 2 और ऊपर चला जाएगा 3, √3/√3 माइनस √2, सॉरी √3 माइनस 2 दैट इज √3। तो इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, √3 के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो, कौन सा ग्रुप बनेगा, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कभी भी ग्रुप नहीं बनता। आर मतलब आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर विद एडिशन बिल्कुल भी ग्रुप नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है इसमें, जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर में, ये वैसे भी नहीं बनेगा। नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो बोल दिया तो एडिटिव आइडेंटिटी कहां से लेकर आओगे। लेकिन उसने डिवीजन के रिस्पेक्ट में पूछा है, डिवीजन के रिस्पेक्ट में देखो क्या एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। 2,3 हमने इंटीजर ले लिए, नॉन जीरो इंटीजर है, बिल्कुल ठीक है। अब इन पे ऑपरेशन लगाया डिवीजन का 2/3, क्या 2/3 जेड में है, इंटीजर में नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करता, ये भी ग्रुप नहीं बना, सब्ट्रैक्शन वाला भी नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, आर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्लोरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, ये तो सबको पता है साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, x/1 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये तो सबको पता, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x बाई y, देन वी हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ u। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पहले x के या फिर y के रिस्पेक्ट में, दोनों इक्वल ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई x माइनस y स्क्वायर टेंजेंट ऑफ इनवर्स x बाई y। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, हमें निकालना क्या है, करली 2u बाई करली x करली y निकालना है। तो हम किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव कर सकते हैं, हम करली u बाई करली x निकालते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x, तो टेन इनवर्स y बाई x ऐसे कैसा, आगे प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, अब इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, -1/x² और ऊपर y ऐसे कैसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइनस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इनटू इसका डेरिवेटिव करो tan इनवर्स का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सॉरी x अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, एक्स का तो 1 हो जाएगा और 1 बाय वाई ऐसे कैसा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो ऐसे कैसे लिखो, 2x tan इनवर्स y अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस निशान है, माइनस निशान बाहर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर चला जाएगा, इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे कैसा, इंटू इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई। बस लास्ट स्टेप और सिंप्लीफाई करो इसको, ये पहला टर्म है ये तो ऐसे कैसे लिखो, नेक्स्ट ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या, वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक वाई से ये वाई कैंसिल हो गया तो माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसको एलसीएम ले सकते हैं हम, इसका एलसीएम लिया तो ये टर्म तो ऐसी कैसे लिखे हमने, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, वाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन सॉरी वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन वाई कॉमन आ जाएगा इधर से, जैसे ही वाई कॉमन आता है इस टर्म
तो ये टर्म तो ऐसे 2x टेंजेंट ऑफ x y बाई x, ये तो ऐसे कैसे रहेगी y बाई x माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आया भाई, y कॉमन आया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, अभी तो हमने x के रिस्पेक्ट में किया, तो अब हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। तो ये तो कांस्टेंट है 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में 1/y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करना y के रिस्पेक्ट में, y का तो 1 हो जाएगा, तो 1/x बचेगा, माइनस y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, 2x इंटू, इसको सिंप्लीफाई किया नीचे वाले को, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू 1/x माइनस 1, इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 2x स्क्वायर अपॉन 1 है, तो एलसीएम लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दैट कर्व ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्व ये दे रखी है वाई क्यूब 2a माइनस वाई, कहते हैं कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एक बार एक काम करो, इस इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, जब हमने इसमें ऐसा किया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह, x की जगह माइनस एक्स रखा, और लेफ्ट वाली में तो x है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे, राइट वाली में x नहीं है, तो ये ऐसे कैसा रहेगा, तो कुल मिला के ये इक्वेशन तो ऊपर वाली जैसी नहीं आ गई है, तो इस पे तो x को नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये तो क्या होगी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगी, ये तो x एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इसमें पहला ऑप्शन तो हो गया इसका गलत। अब देखो, द कर्व मीट द y एक्सिस एट ओरिजिन ओनली, केवल ओरिजिन पे मिलेगी ये y एक्सिस, ये कर्व, तो हम क्या करते हैं x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करते हैं तो ये क्वांटिटी लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बनेगा y की वैल्यू 0, या फिर यहाँ से क्या बनेगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2a आएगी। तो इसने क्या बोला, केवल ओरिजिन पे मीट करेगी, नहीं कि दो पॉइंट पर मीट करेगी, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, द कर्व हैज टू असिम्प्टोट्स, दो असिम्प्टोट हो गए इसके, देखो एक बार चेक करते हैं एक बार इसको, असिम्प्टोट है भी है या नहीं है, उसने तो दो की बात कर दी। अच्छा, जो लेफ्ट साइड है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या ये नेगेटिव हो सकता है कभी, नहीं हो सकता, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कुल मिला के ये भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वाई क्यूब इंटू 2a माइनस वाई इज पॉजिटिव, इसके फैक्टर बढ़ाए तो यहाँ पे 0, देखो कि ये इन दोनों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो अगर मैं y की वैल्यू 2 से बड़ी लेता हूँ, 2a से बड़ी लेता हूँ, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म कैसी हो जाएगी नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए क्या पॉजिटिव, तो ये नंबर y लेस देन 2a होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 से छोटी लूं, मतलब नेगेटिव नंबर ले लिया, तो ये नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं, ये टर्म आएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन दोनों की गुणा करेंगे ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू क्या होगी 2a से छोटी और 0 से बड़ी, तो जो कर्व है वो 0 से 2a के बीच में होगी, तो मतलब जो कर्व है वो बाउंडेड कर्व होगी। क्या इसका एसिम्प्टोट हो सकता है बाउंडेड कर्व का, नहीं हो सकता, लेकिन उसने तो दो की बात करी थी, इसका तो एक भी नहीं है, तो इसका एक भी एसिम्प्टोट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा।